हेलो गाइस, दिस इज संजय राठी। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले वाले सेशन में मैंने डिस्कस किया था सम क्वेश्चंस फ्रॉम बीजेटी एंड व्हाट मॉसफेट। अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ऑन बीजेटी, मॉसफेट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड सम क्वेश्चंस ऑन व्हाट डिजिटल, जहां पर हमारा एनालॉग का एप्लीकेशन आता है। तो चलिए देखते हैं, दैट इज द टॉपिक। तो दिस इज माई इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ संजय राठी। 23 years of teaching experience. I have qualified and selected for engineering services exam. These are my ranks: AIR 16 in ESE 2005, AIR 21 in ESE 2008। और आप देखिए 23 years में मैंने करीब करीब 1 लाख स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा लोगों को गाइड किया है थ्रू ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस में। बहुत सारे लेक्चर्स मेरे ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। किसी भी गाइडेंस के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी, जहां पर आप मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो वहां पर डेली क्वेश्चंस आते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट एग्जाम्स और भी बहुत कुछ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अब आते जरा, ये देखो अलग अलग थोड़ा सा है एनालॉग के ही क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स पर। पार्ट 1 में मैंने बीजेटी और एफईटी डिस्कस किया हुआ है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर बिकॉज ऑफ। क्यों इलेक्ट्रॉनिक स्विच ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, राइट? तो पहला ऑप्शन दिया है नॉइसलेस ऑपरेशन, ये भी सही है। लॉन्ग लाइफ होती है, बिल्कुल सही। स्मॉलर साइज होता है, वेट भी कम होता है। इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव, सभी इसकी प्रॉपर्टी है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग ज्यादा यूज हो रही है। जैसे मॉसफेट जो है ना, बेस्ट चॉपर है। चॉपर का मतलब होता है स्विच, तो मॉसफेट को हम लोग एज अ स्विच यूज करते हैं, बीजेटी को एज अ स्विच यूज करते हैं। तो नॉर्मली दिस डेज ये हम लोग इसे यूज करते हैं, ठीक है। ऑसिलेटर यूजेस, देखो एम्पलीफायर में ना नेगेटिव फीडबैक होता है और ऑसिलेटर का मतलब होता है एम्पलीफायर विद पॉजिटिव फीडबैक, जो बार्क-हुसेन क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है, राइट? तो ऑसिलेटर का मतलब है देयर इज आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, ये पॉसिबल विद पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में गेन होता है a अपॉन 1 माइनस ए बीटा, दिस इज द गेन फॉर पॉजिटिव फीडबैक। और जब a बीटा 1 हो जाता है एग्जैक्टली, तो यहां पर गेन हो जाता है इनफाइनाइट, तभी होता है देयर इज अ आउटपुट विदाउट एनी इनपुट, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम का गेन अगर इनफाइनाइट है तो वहां आउटपुट आएगा विदाउट एनी इनपुट। याद रखिएगा, ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक, एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक। द गिवन सर्किट रिप्रेजेंट, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, राइट? यहां पर आप देखोगे ना तो आपको बस ये ध्यान देना, देखो ये जो आउटपुट से कनेक्शन है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल पर है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक के साथ जब हम लोग सर्किट बनाते हैं ना, तो मल्टी वाइब्रेटर्स बनाते हैं, मल्टी वाइब्रेटर्स बाय यूजिंग ऑप एम्प। वहां पर हम लोग देते हैं पॉजिटिव फीडबैक, जैसे कि बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स। या आपको ट्रायंगुलर वेव जनरेटर बनाना है या कोई भी वेवफॉर्म जनरेटर बनाना है, तो ऑसिलेटर मतलब पॉजिटिव फीडबैक। और जहां तक आप इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग जो ऑप एम्प बनाते हैं, वहां पर होता है नेगेटिव फीडबैक और यहां है पॉजिटिव फीडबैक। तो ये एक ना स्टैंडर्ड सर्किट है जहां पर पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ है। यहां पर आपने एक इनपुट लगाया है, साइनोसॉइडल इनपुट नॉर्मली लगाते हैं। तो ये क्या करता है, साइनोसॉइडल इनपुट को एज अ कंपैरेटर काम करके यहां पर स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर दो ही आउटपुट आएंगे, एक प्लस वी सेट और एक माइनस वी सेट। प्लस वी सेट, माइनस वी सेट इसकी सप्लाई है, प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी, ठीक है। तो यहां पर दो ही आउटपुट आते हैं, प्लस वी सेट, माइनस वी सेट, बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक। तो आप चाहे ट्रायंगुलर वेव दो, चाहे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ये इसको कन्वर्ट कर देगा स्क्वायर वेव में। ये एक तरीके का कंपैरेटर है। ये है सिमिट ट्रिगर सर्किट, सिमिट ट्रिगर सर्किट है गाइस। देखो, सिमिट ट्रिगर सर्किट ना एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी होता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया हुआ है और सर्किट भी दिया हुआ है, इनपुट भी दिया हुआ है, तो बेस्ट आंसर हो गया सिमिट ट्रिगर। अदरवाइज सिमिट ट्रिगर इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। याद रखिएगा, there are 3 types of amplifier मल्टी वाइब्रेटर, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल। तो यहां पर ये बाइस्टेबल का भी है, लेकिन इसका आंसर होगा सिमिट ट्रिगर सर्किट, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर ब्लॉकिंग द डीसी कंपोनेंट ऑफ अ वोल्टेज सिग्नल is connected in series with the voltage source। देखो,
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर हमको डीसी को ब्लॉक करना है तो हम लोग यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं भाई कैपेसिटर? कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होता है ना वो होता है 1/ω_c। तो डीसी के लिए आपका ओमेगा जो होता है वो 0 होता है, इसीलिए ये इनफाइनाइट होता है। तो डीसी, फॉर डीसी सिग्नल कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट, और ये डीसी को ब्लॉक कर देता है। अब अगर एसी को जाने देना है मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू लार्ज होनी चाहिए। क्यों लार्ज होनी चाहिए? जितना ज्यादा ये लार्ज होगा उतना इंपीडेंस कम होगा फॉर एसी। तो एसी के लिए ये शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करता है। यहां पर हम लोग लगाते हैं कैपेसिटर, डायोड नहीं लगाते, रजिस्टर नहीं लगाते, इंडक्टर नहीं लगाते। देखो रजिस्टर तो एसी और डीसी दोनों को पास कर देता है। अगर रजिस्टर लगाओगे भी तो क्या फायदा है, वो एसी भी पास करेगा, डीसी भी पास करेगा। इंडक्टर जो होता है ना उसका जो जेडएल है वो होता है ओमेगा एल। तो भैया डीसी के लिए 0 है तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये डीसी को पास कर देगा क्योंकि डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट है। तो इंडक्टर भी यूज नहीं कर सकते। डायोड, अब डायोड क्या करता है, जैसे ये बाई डायरेक्शनल वेव फॉर्म है, इसका देखो डीसी 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। डायोड पॉजिटिव हाफ को पास कर देगा, नेगेटिव हाफ को ब्लॉक कर देगा। तो भाई इसके अंदर तो और डीसी आ गया, डीसी और एसी दोनों है, मतलब पहले डीसी 0 था, अब डीसी आ गया। डायोड बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म को यूनिडायरेक्शनल में बदल देता है। याद है ना आपको, एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम रेक्टिफायर में यूज करते हैं। ये देखो ये हो गया, तो ये आपका आ गया, डायोड भी नहीं है, इंडक्टर भी नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है, कैपेसिटर। अब आते हैं जरा, एन एम्पलीफायर हैज अ गेन ऑफ 10,000 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल द गेन इज। अब यहाँ पे जो गेन दिया हुआ है ना, ये तो नहीं बता रहा है पावर गेन है कि वोल्टेज गेन है, तो नॉर्मली हम लोग पावर गेन लेते हैं। और पावर गेन जो डीबी में होता है ना वो होता है 10 log ऑफ एपी, log बेस टू 10 है ना, यहां आ गया 10 log ऑफ 10,000। 10,000 मतलब है 10 to the power 4, ये 4 इधर आ गया, ये 40 log ऑफ 10, log 10 log बेस टू 10 है तो 1 हो गया, तो 40 dB। अगर ये पावर गेन है तो 40 dB, ये आंसर दिया हुआ है 40 dB, 40 dB। देखो एम्पलीफायर हैज अ गेन ऑफ 10,000 लिखा था, राइट। तो नॉर्मली वोल्टेज गेन करंट गेन नहीं दिया हुआ, मतलब पावर गेन, क्योंकि मेन होता है पावर गेन आना चाहिए। अगर वोल्टेज गेन देता, ये वोल्टेज गेन है, तो फिर आपको लिखना पड़ता 20 log ऑफ एबी, 20 log तो 80 आ जाता, फिर तब आंसर 80 हो जाते। देन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन बाय रजिस्टर कैन बी अचीव्ड। देखो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन बाय अ रजिस्टर कैन बी अचीव्ड इफ इट इज अ कार्बन, इट इज अ वायर वाउंड, इट इज अ डायोड, इट इज अ नेक्रोम। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन अगर आपको चाहिए ना, तो आपको सिग्नल को नॉन लीनियर डिवाइस से पास करना पड़ेगा, नॉन लीनियर डिवाइस से। नॉन लीनियर डिवाइस क्या करता है, हार्मोनिक जनरेट्स करता है। जैसे हार्मोनिक्स का मतलब किसी भी नॉन लीनियर डिवाइस से मान लो आपने पास किया cos ओमेगा टी, तो वो क्या करेगा, यहां पे जनरेट करेगा B1 B0 cos ओमेगा टी, या B1 cos ओमेगा टी प्लस B2 cos ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस B3 cos ऑफ 3 ओमेगा टी एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ठीक है, नॉन लीनियर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है। और ये तो इनफाइनाइट आएगा, 4 cos ऑफ 4 ओमेगा टी, cos ऑफ 5 ओमेगा टी एंड सो ऑन। अब अगर मान लीजिए आपको ये चाहिए cos 2 ओमेगा टी, तो आप यहां पर एक बैंड पास फिल्टर लगा दो। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, 2 ओमेगा टी वाले सिग्नल को पास कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, अब कितनी हो गई 2 ओमेगा, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन। तो नॉन लीनियर, कार्बन नॉन लीनियर नहीं है, वायर वाउंड नहीं है, निक्रोम भी नहीं है, कौन है भैया, डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है। डायोड से पास कीजिए, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। तो बेसिक शिफ्ट रजिस्टर ऑपरेशन इज, देखो शिफ्ट रजिस्टर हम लोग डिजिटल में पढ़ते हैं, राइट। डिजिटल में 4 टाइप के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट। Why the basic shift register operation, serial in serial out, serial parallel out, parallel in serial, all operations are correct। शिफ्ट रजिस्टर में तो चारों ऑपरेशंस होते हैं ना, लेकिन ठीक है ये याद रखिएगा, जिस एक में चारों ऑपरेशन होते हैं उसको बोलते हैं यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर।
उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, अगर ये सभी एक ही डिवाइस में पॉसिबल है तब। ओके, अदरवाइज दे ऑल आर बेसिक ऑपरेशंस। देन in almost all application vacuum tubes have been replaced by the solid state device। पहले ना हम लोग वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, ट्रायोड, पेंटोड, जिसमें आपको ना पूरा एक वैक्यूम ट्यूब में 3 टर्मिनल, एक कैथोड है, एक एनोड है, एक कंट्रोल टर्मिनल होता था, ट्रायोड बोलते थे जिसे। ये एनोड है, ये कैथोड है, अब बीच में एक इलेक्ट्रॉन मूव करता था यहां से यहां तक, इससे हम लोग एनर्जी डिराइव करते थे, और ये कंट्रोल टर्मिनल है। तो अब क्या हुआ, ये सब कुछ ना रिप्लेस हो गया सॉलिड स्टेट डिवाइस से। सॉलिड स्टेट डिवाइस हम लोग यूज करने लगे, गन डायोड वगैरह यूज कर रहे हैं, इम्पैक्ट, ट्रैपेट, बैरेट, ये सब सॉलिड स्टेट डिवाइस है। लेकिन फिर भी कभी कभी इसको यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज पावर। दे आर वेरी चीप नहीं है भाई, दे हैव लॉन्ग लाइफ नहीं, इजी टू हैंडल, वो तो और मुश्किल है, लेकिन एक लार्ज पावर हैंडल कर सकते हैं, इसीलिए आज भी कहीं कहीं यूज करते हैं। वैक्यूम ट्यूब हैज बिन replaced by solid state but the vacuum tubes are still in use because of this। theoretical question है। अब आता है which one of the following is used as an active device in electronic circuit। अब भाई एक्टिव डिवाइस कौन है यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मर, याद रखिए पैसिव डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर पैसिव डिवाइस है, और खास में पूछा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक, ये रजिस्टर्स है, राइट, इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या आ गया आपका? SCR। SCR is an electronic device, that's why the answer is C for this question। In the below given ideal closed loop voltage gain। अब यहाँ पे ना आप देखो जरा, ये जो है यहाँ एक देखो, ये फीडबैक लगा हुआ है, ये नेगेटिव फीडबैक है, और पूरे के पूरे सिग्नल को यहाँ पर लगा दिया गया, राइट। तो यहाँ देखो ये V0 है ना, तो ये भी V0 है, और देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो अंदर कोई करंट ही नहीं जा रहा है। जब करंट नहीं जा रहा है तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया? VI हो गया। चूंकि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन होता है इन्फिनिटी, इसलिए ये देखो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का वोल्टेज सेम होता है, VP इज इक्वल टू VN। इसको बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। VP इज इक्वल टू VN इज इक्वल टू VI हो गया, यहाँ पे VI हो गया तो आउटपुट भी VI हो गया। तो भैया गेन कितना हो गया? V0 VI है, मतलब गेन कितना? एग्जैक्टली 1 है। इसको बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर। यह है वोल्टेज फॉलोअर। देखो यहाँ पे फीडबैक लगा हुआ है, ये है वोल्टेज फॉलोअर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट। तो इसका गेन होगा 1। पॉजिटिव, नेगेटिव फीडबैक है, सिस्टम स्टेबल है, मैक्सिमम नेगेटिव फीडबैक है। One input terminal of high gain comparator circuit is grounded and the sinusoidal voltage is applied to the other, the output of the comparator। देखो अगर ये कंपैरेटर है, उसके वन इनपुट को ग्राउंड कर दो और अनदर इनपुट में एक साइनोसॉइडल सिग्नल लगा दो, इसको ग्राउंड कर दो। तो देखो कंपैरेटर के दो ही आउटपुट होते हैं, एक प्लस VCC, एक माइनस VCC, प्लस Vset माइनस Vset। तो जब जब भी आपका सिग्नल एक लेवल से ऊपर जाएगा तो प्लस VCC आएगा, एक लेवल से नीचे जाएगा तो माइनस VCC आएगा। तो आपका आउटपुट एक स्क्वायर वेव आएगी, क्योंकि आउटपुट के दो ही लेवल होंगे। और इसका इससे कंपैरिजन करेगा, जब भी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्रेटर देन नेगेटिव प्लस VCC, पॉजिटिव टर्मिनल इज लेस देन नेगेटिव माइनस VCC। तो ये हमें एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म को किस में बदल देता है? एक स्क्वायर वेव में। कंपैरेटर यहां पे हमें मिलेगी एक स्क्वायर वेव। आउटपुट ऑफ अ कंपैरेटर इज ऑलवेज अ स्क्वायर वेव, क्योंकि इसके दो ही लेवल होते हैं, एक प्लस VCC और एक माइनस VCC। अब यहां देखिए जरा, एन ऑप-एम्प हैज एन ऑफसेट वोल्टेज ऑफ 1 मिलीवोल्ट। ऑफसेट वोल्टेज जो इन दो टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज आता है जब ऑप-एम्प को हम बैलेंस करने के लिए बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट वोल्टेज एंड इज आइडियल इन ऑल अदर रेस्पेक्ट। If this op-amp is used in this circuit shown in the figure, the output voltage will be approximately। अब देखो इस सर्किट में मैं आपको बताता हूं, आपको 1 मेगा ओम दिया हुआ है, 1 किलो ओम दिया हुआ है। जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाते हो तो ऑफसेट वोल्टेज यहां आ जाता है VI। ये ऑफसेट वोल्टेज दिया हुआ है 1 मिली वोल्ट। दोनों टर्मिनल के बीच का जो यहां पर जो एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है बाय नॉइज, तो वो है ऑफसेट वोल्टेज। इसका दिया हुआ है 1 मेगा ओम, मतलब 10 टू द पावर 3 किलो ओम। ये दिया हुआ है 1 किलो ओम। ये
ये तो नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प बन गया। नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का गेन क्या होता है, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन इंटू वी आई। तो आपका 1 प्लस आर एफ कितना है, 10 टू द पावर 3, ये हो गया 1 किलो ओम इंटू वी आई 1 मिली 10 रेज़ टू पावर -3। तो ये ऑलमोस्ट ये 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -3 आपका आ गया 1 वोल्ट। तो बिना किसी इनपुट को लगाए, बिकॉज ऑफ दैट ऑफसेट, आपको 1 वोल्ट मिलने लग जाएगा आउटपुट में। देखो यहां भी इनपुट नहीं है, यहां भी इनपुट नहीं है, फिर भी आपको यहां पर 1 वोल्ट मिलने लग गया विदाउट एनी इनपुट। तो इसको बोलते हैं ऑफसेट की प्रॉब्लम है। इसलिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करने से पहले बैलेंस किया जाता है, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो यहां पर दिया हुआ है। तो आप याद रखिएगा, जब भी ऑफसेट वोल्टेज बोल रहा है नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प जैसे, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन से। देन आते हैं जरा, द आउटपुट टाइम पीरियड ऑफ अ ट्रांजिस्टराइज्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। देखो मैंने आपको बोला था 3, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल। Transistorized multivibrator using base resistor RB and the coupling capacitor CB for the output transistor is given by। अब देखो, जो ट्रांजिस्टर से हम मोनोस्टेबल बनाते हैं, मोनोस्टेबल बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर, उसका जो ऑन पीरियड है, जितनी देर के लिए पल्स ऊपर रहेगी, दैट इज कॉल्ड पल्स विड्थ, वो होती है आरबी सीबी लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 2। लॉग 2 होता है 0.69, तो आपका आ गया 0.69 आरबीसीबी, ये आंसर आ गया। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बाय यूजिंग बीजेटी। मोनो स्टेबल क्या होता है, जैसे आपका 0 है, तो 0 से 1 अगर ले जाना है ना, तो आपको ट्रिगर लगाना पड़ेगा, बिना ट्रिगर ये नहीं जाएगा। लेकिन 1 से 0 ना अपने आप आ जाएगा, 1 से 0 अपने आप थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। तो यहां पर नो ट्रिगर। तो एक स्टेट स्टेबल है, एक क्वासी स्टेबल है। एक स्टेट स्टेबल है और एक क्वासी स्टेबल है। एक ही स्टेट स्टेबल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो स्टेबल। अब देखो कितनी देर के लिए ये ऊपर रहेगा वो हम डिसाइड कर सकते हैं, इसलिए पूरी तरीके से अनस्टेबल नहीं है। तो कितनी देर के लिए ऊपर रहेगा, 0.69 आरबीसीबी के लिए, 0.69 आरबीसीबी के लिए। तो आउटपुट ऑफ ट्रांजिस्टर, तो दिस इज द आंसर बी। तो ये है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बाय यूजिंग बीजेटी। इफ द नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड इन एन एम्पलीफायर, तो नेगेटिव फीडबैक का डिसएडवांटेज है गेन डिक्रीज करता है। लेकिन क्यों लगाते हो भाई नेगेटिव फीडबैक, सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए। डिस्टॉर्शन होता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, उसको कम करने के लिए, राइट। बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए, बैंडविड्थ को इंक्रीज करना है तो आप नेगेटिव स्टेबल बनाना है, सर्किट को स्टेबल करना है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ाना है, डिस्टॉर्शन को कम करना है, तो नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं। तो इंक्रीजेज द डिस्टॉर्शन गलत, इंक्रीजेज द गेन गलत, रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन गलत। दैट इज द सी इज द आंसर, सी इज द आंसर गाइस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 4F2D इज एन नंबर। अरे डिजिटल का क्वेश्चन है, बड़ा इजी। हेक्साडेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आपका नंबर जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 को लिखते हैं A B C D E F। यस, ये जाएगा F तक। F मीन्स 15 और A मीन्स 10। तो यहां पर देखो F भी है, 2 और D है, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंटेशन है, हेक्साडेसिमल। क्योंकि बाइनरी में नंबर वो सिंबल है ओनली 0 and 1, ऑक्टेल में 0 to 7 ओनली, और डेसिमल में 0 to 9 ओनली, और हेक्साडेसिमल में 0 to F हेक्साडेसिमल। द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट। क्या होगा भाई आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट, आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट क्या होगा, चलिए देखते हैं जरा। देखो इसको ना इजी तरीका ये है कि ये वाला जो गेट है ना बबल्ड, ये है नॉर गेट, नॉर गेट को कन्वर्ट कर दो बबल्ड एंड गेट में। ये भी देखो, ये भी और गेट है, तो ये जैसे ऐसा और गेट है ना नॉर गेट, ये तो हो गया इन्वर्टर, ये भी है इन्वर्टर, और इसको आप कन्वर्ट कर दो बबल्ड
व्हाट, एंड गेट में। जो नॉर गेट होता है ना वो बबल्ड एंड गेट भी होता है, क्योंकि देखो नॉर क्या होता है, ए प्लस बी बार, तो हो गया ए बार बी बार अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो आप इसको बदल दोगे। फिर यहाँ ये इन्वर्टर है, इसको आप इन्वर्टर से रिप्लेस कर दो, तो ये वाला इन्वर्टर ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहां से आपको आ गया ए, यहां से आ गया बी, क्योंकि ये इन्वर्टर कैंसिल हो गए, तो यहां आया ए बी और यहां क्या आएगा ए बी बार। तो एक्चुअली में ये क्या है आपका नैंड गेट है, इट इज एक्चुअली अ नैंड गेट। चेक कर लीजिएगा नैंड गेट, ठीक है, ऐसा आप बना सकते हो इसको। अदरवाइज आपको ये बोलेगा सर ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया, ठीक, यहां पर आ जाएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार, राइट। अब देखो फिर इन्वर्टर लगा दिए, तो यहां पर आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, ए बार बी बार को आप क्या लिख सकते हो, ए बी बार। ये देखिए वापस ऐसा भी डायरेक्ट भी बना सकते हो आप। Four statements are given below. Identify the correct one. XNOR is a basic gate, XOR is a derived gate, XOR is a universal gate, XOR is a basic gate. XOR देखो XNOR है, ये XOR है। देखो एक्चुअली बेसिक गेट जो है ना तीन है, एंड और इन्वर्टर, ये बेसिक गेट्स हो गए। फिर आते हैं यूनिवर्सल गेट है नैंड एंड नॉर। यूनिवर्सल क्योंकि हम इससे सभी कुछ बना सकते हैं, सभी गेट हम डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग नैंड एंड नॉर। और एक्सॉर को हम लोग बनाते ही किससे, नैंड और नॉर से। इसका मतलब है एक्सॉर और एक्सनॉर जो है ना डिराइव्ड गेट है। एक्सॉर और एक्सनॉर को हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम नैंड एंड नॉर, तो इट इज अ डिराइव्ड गेट। एक्सॉर इज अ डिराइव्ड गेट। In the access3 code, the 4-bit group that is used is, access3 कोड का मतलब है जो कोड है ना उसमें हम लोग 3 ऐड करते चले जाते हैं। जैसे 0 है तो access3 में इसमें 3 ऐड करेंगे तो 0 0 1 1 आ जाएगा। 1 है तो 4 आ जाएगा, 2 है तो 5 की कोडिंग आ जाएगी, 3 3 ऐड करते चले जाओ तो 9 है तो 9 में आपका 12 आ जाएगा। तो देखो ऊपर के 3 वैलिड नहीं है, 0 0 0 0 0 1 और 0 0 1 0, ये इनवैलिड है। ये सब वैलिड कोड है अप टू 12। फिर 13 14 15 वाले कोड भी इनवैलिड है। यहां पर 1 1 0 0 का मतलब 12 नहीं है, 1 1 0 0 का मतलब है 9 और 0 0 1 1 का मतलब है 0, ये 0 है। तो यहां आपका जो आंसर आएगा वो है ये वैलिड कोड है। देखो ये ना 14 है, 14 है ही नहीं वैलिड। ये 2 है, 2 भी वैलिड नहीं है। ये 1 है, 1 भी वैलिड नहीं है। देखो 12 के बाद 13 वैलिड नहीं है, 14 वैलिड नहीं है, 15 वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, बीच के सब वैलिड है, ऊपर के 3 इनवैलिड है। तो ये आपका एक ही आंसर है सी। फिर आता है इन बूलियन अलजेब्रा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखो ए बार जो होता है ना, ए बार 0, अगर मान लो ए 1 है तो ये क्या हो जाएगा 0, अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, दोनों केस में 0 आएगा। 0 प्लस समथिंग ए, 0 प्लस ए इज व्हाट ए। देखो अगर ए 0 है तो 0 प्लस 0 इज 0, अगर ए 1 है तो 0 प्लस 1 इज 1, मतलब ये क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। ऑब्जर्व द गिवन टेबल, द ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट विच गेट। ये यहां पर ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां तक की ट्रुथ टेबल है, ये हटा देते हैं। वो आउटपुट है। तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। देखो जब दोनों इनपुट अलग अलग है तो 1 आ रहा है, अदरवाइज 0। ये एक्सॉर गेट है, सिंपल एक्सॉर गेट। जब डिसिमिलर इनपुट होते हैं तब आउटपुट 1 आता है, अदरवाइज 0 आता है, तो एक्सॉर गेट। फिर आता है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 0 1 0 1, राइट। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 2 तरीका है, या तो इसमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0 1 0 1 0 1 0, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया और 1 ऐड कर दो।
तो 1 ऐड करोगे तो 1 1 0 1 0 1 0, ये इसका आंसर हो गया। तो भैया कौन सा आ गया? 0 1 0 1, लास्ट में 2 1 है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1, ये आंसर आ गया। ये एक और मेथड क्या है, एक मेथड ये है, जैसे आपका ये दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0 1, तो लास्ट वाले को एज इट इज उतारो, जो भी आपको सिंगल वन मिल जाए उसको एज इट इज उतारो, बाकी सबका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, जो फिर से वही आंसर आ गया। ये भी एक मेथड है। ये है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद इसमें ऐड कर दो 1, तो ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट। ये मेथड इजी है क्वेश्चन। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 20? भाई 20 को कैसे लिखोगे? देखो मैं आपको बताता हूँ, 20 के लिए आपके पास हो गया 16 8 4 2 1, 16 और 4 होता है 20, तो डायरेक्ट आप एक ही बार में लिख लोगे 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। देखो ऐसे ही जमाते हैं ना, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। ये हो गया आपका 16 8 4 2 1। और अदरवाइज आप क्या करोगे एग्जाम में, डिवाइड करोगे 2 से, फिर आया 10, एलसीएम आया, रिमाइंडर आया 0, फिर रिमाइंडर आया 0, फिर रिमाइंडर आया 1, फिर रिमाइंडर आया 1 सॉरी 0, और फिर ये 0 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आया 1, और इसको उल्टा लिख दो, तो 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0। ये भी मेथड है लेकिन ये इजी है, वेट वाइज आप लिख दीजिए। Which of the following logical operation could be computed by the given network? दो डायोड लगे हुए D1 एंड D2, A और B। देखो सीधा सीधा लिखना है आपको, A B, दो डायोड लगे हुए हैं D1 D2, क्या आएगा आउटपुट C। ध्यान दीजिएगा, जब मैं 0 0 कर रहा हूं तो दोनों डायोड की इधर 0 0 है पॉजिटिव साइड, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, 0 है, तो दोनों डायोड ऑफ है। जब दोनों डायोड ऑफ है ना, तो आर से कोई करंट नहीं जाएगा, तो आर के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, तो सीधा ये ग्राउंड से जुड़ जाएगा, C 0 आ जाएगा। जब भी दोनों डायोड ऑफ है, कहीं से कोई करंट नहीं जा रहा है, आर से करंट नहीं है, मतलब यहां का जो C है ना वो 0 आ जाएगा। अब आपने किया इसको 0 इसको 1, तो देखो ये B ना D1 से कनेक्टेड है, तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ हो गया। एक भी डायोड अगर ऑन हुआ, जैसे नीचे वाला डायोड ऑन हो गया और ऊपर वाला ऑफ है, भाई यहाँ पे हाई दिया होगा तभी तो आया, तो C सीधा 1 हो जाएगा और एक करंट फ्लो होने लगेगा इस रास्ते से, तो यहाँ पर 1 आ गया। वैसे ही 1 0 में भी ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा, तो भी 1 आएगा, ये ऑफ हो गया, राइट, तो भी 1 आएगा। और अगर दोनों ऑन कर दो तो भी 1 आएगा, दोनों ऑफ कर दो तो भी 1 आएगा। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, और गेट और गेट, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक अगर 1 है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आउटपुट यू आर गोइंग टू गेट द 1 1। ओके, तो यहां पर आपके पास आ गया ये वैल्यू। देन डिटरमाइन द लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द गिवन सर्किट। अब यहां पर भी देखो, ये तो इतना सिंपल है, ए बी, यहां से आया ए बी इंटू सी, यहां से आया ए बी सी डी। अब एग्जाम में ऐसा सिली मिस्टेक ना कर देना भाई, सीधा सीधा है ए बी सी डी, ठीक है। दो इनपुट वाले एंड गेट लगा दिया है, तो ए बी सी डी 4 आपके ऐड हो गए। फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर फाइंड द क्लोज लूप वोल्टेज गेन। देखो नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है जब इनपुट पॉजिटिव में लगाते हैं, ये नेगेटिव फीडबैक है, ये आर एफ है, ये R1 है। तो नॉन इन्वर्टिंग का जो गेन है वो होता है 1 प्लस आर एफ बाई R1। वी नॉट बाई वी इन इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ बाई R1। 1 प्लस आर एफ कितना है 100, R1 कितना है 10, तो ये आ गया 11। वी इन कितना दिया हुआ है, देखो 1 वोल्ट दिया हुआ है पीक टू पीक, तो वी इन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे
तो आपका आउटपुट आ गया 11 वोल्ट, सिंपल। तो आपसे पूछा है फाइंड अ क्लोज लूप वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन तो आपका सीधा सीधा 11 है, वोल्टेज गेन आपका आ गया 11, 1 प्लस RF बाई R1 फॉर नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। Special case of non-inverting amplifier in which all of the output voltage is fed back to the inverting input of the op amp is called, अब भी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, जहां पे आप पूरे इनपुट को फीडबैक में भेज देते हो, पूरे को भेज देते हो फीडबैक में, ये देखिए पूरा आ गया। स्पेशल केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प का यहां पर इनपुट आप लगाते हो और पूरे आउटपुट को एज अ फीडबैक भेज देते हो। ये तो है वोल्टेज फॉलोअर, वोल्टेज फॉलोअर का गेन होता है 1, क्योंकि यहां भी इन है तो वर्चुअल शॉर्ट के हिसाब से यहां भी इन है, आउटपुट भी इन के बराबर है, क्लोज लूप गेन हो गया 1, फेज शिफ्ट हो गया 0, फेज शिफ्ट हो गया 0 डिग्री। यह है केस ऑफ वोल्टेज फॉलोअर, केस ऑफ वोल्टेज फॉलोअर। 4 ऑप्शन दिया था, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, जबकि सिंपल से लिखा है स्पेशल केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, राइट। तो देखो भाई इतने क्वेश्चन थे इसमें, तो थोड़ा सा ऑप एम्प में देख लीजिएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बेसिक्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट इज IC 741, थोड़े से डिजिटल के क्वेश्चंस थे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और भी आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बाय संजय राठी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस। होप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा, और गुड लक फॉर ऑल कमिंग एग्जाम्स गाइस, थैंक यू।